जनाब आवाम को तो तवक्कुआत ज़्यादा हैं और जिस तरह आपने सुना कि एक साहिब यही कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, हमारी तो 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, जो बिजनेसमैन तबका है, कारोबारी तबका है, उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं। तो अब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बिलाल कियानी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत आवाम को किस तरह से रिलीफ देगी, यानी अमीर की जेब से टैक्स कैसे निकालेगी, अमीर की जेब से पैसा कैसे निकालेगी। और फिर शकील साहब भी जिस तरह बता रहे थे कि 1250 अरब की सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी आम आदमी को, तो वो किस तरह से इस चैलेंज को हुकूमत पूरा करेगी। बिलाल कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ मुल्क के मौशी हालात हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन का साल भी है। सवाल यह है कि रिकॉर्ड खसारे वाला बजट आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा? बिलाल कियानी साहब, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, बात यह है कि ये जो बजट आज आ रहा है जी, इसमें आप देखेंगे कि एक उसमें सबसे बड़ी जो तरजीह होगी, जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं उनको मदद फराम करना, इन मुश्किल हालात में मदद फराम करना होगी। और ये इस चीज़ की कंटिन्यूएशन होगी जो पिछले 1-1.25 साल से आप हुकूमत की तरफ से देखते आए हैं कि शदीद मुश्किलात के बावजूद, IMF प्रोग्राम में होने के साथ जो लिमिटेशंस आती हैं उसके बावजूद, उनको भी ज़िम्मेदारी से हमने शराइत पूरी करने की ज़िम्मेदारी निभाते हुए भी जहाँ पे भी मुमकिन हुआ है हमने कमज़ोर तबकात को जो रिलीफ फराम कर सकें वो किया है। उसकी एक मिसाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसका हमने रकम जो है वो 400 अरब रुपए तक बढ़ा दी थी, और 25% जो स्टाइपेंड था जो मुस्तहिक हाउस होल्ड्स को, फैमिलीज़ को मिलता था, वो भी बढ़ा दिया था। इसी तरह फ्री आटा स्कीम आपने देखी, किसान पैकेज आपने देखा, 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत ने उस पर खर्च किया, और उसके नतीजे में आपको गंदम की 2 करोड़ 76 लाख की बम्पर क्रॉप मिली। तो आप देखेंगे कि ये जो बजट आएगा जो आज शाम वज़ीर ख़जाना नेशनल असम्बली में अपनी स्पीच में अनाउंस करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमारी तरजीह होगी कि जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम क्लासेस हैं कि उनको भी मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए अपनी चादर देखकर। साथ ही साथ जो हमारा एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मईशत को इस्तेहकाम देने का अमल है, जो हम पिछले साल 1.25 साल से जारी हमने रखा हुआ है। आप जानते हैं 2018 से 2022 के दरमियान मईशत को पहले तबाह किया गया, उसके बाद जाते जाते गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने अपने किए हुए IMF से मुआहदे तोड़कर हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया। तो वो आग हम अभी तक बुझा भी रहे हैं और वो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र जारी है। 1 साल पहले ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता अगर वो इक़दाम ना उठाए गए होते जो मौजूदा हुकूमत ने उठाए हैं। तो हमने वो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन का भी सफ़र जारी रखना है। साथ ही साथ हमने लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस को इस बजट में हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो हम रिलीफ दे सकते हैं वो भी दें, और साथ ही साथ मईशत के अंदर जो वापस ग्रोथ इंजेक्ट करनी है, जिससे हमारे कारोबारों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिर से बढ़ सके, ख़ास तौर पर जो छोटे कारोबार हैं उनको जो मदद फराम कर सकते हैं। ये सारे अवामिल आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ सैलाब मुतासरीन थे, उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो एफर्ट्स भी जारी रहेंगी। तो देखिए, एक ऐसा बजट आपको नज़र आएगा जो मौजूदा हालात को देखते हुए कौम की जो मुआशी ज़रूरियात हैं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो सारी एड्रेस करता हुआ आपको बजट नज़र आएगा। आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पे ख़ुद इस दफ़ा बजट कंसल्टेशंस की हैं। आम तौर पे ये अमल फाइनेंस मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे होता था, पर इस दफ़ा दीगर सेक्टर्स के साथ, दीगर इंडस्ट्रीज़ के साथ वज़ीर आज़म ने ख़ुद मीटिंग्स की हैं। IT के शोबे के एक्सपर्ट्स के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को इसमें शामिल किया है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच रही है बजट को की फॉर्मुलेशन में, और यही इसी चीज़ की अक्कासी आज आपको नज़र आएगी। जो जिस तरह लोगों की इनपुट ली गई है उस चीज़ की सबकी आवाज़ सुनकर जो बजट की तरजीहात फाइनलाइज की गई हैं वो आपको आज नजर आएंगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी की सारी बातें जो आप हमें बता रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा सर, महंगाई तो पूरे साल काबू में नहीं आई, लाइलाज रही, तो ये बजट के बाद भी ऐसे ही होगा? महंगाई बेकाबू रहेगी? जी देखिए, महंगाई में इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड कम आएगा। महंगाई यकीनन रही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और हालात यकीनन बहुत मुश्किल रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। और उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि एक तो आपकी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, जो आलमी सतह पे महंगाई रही है, मगर साथ ही साथ जो हालात इस मुल्क में 4 साल मईशत को तबाह करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल किए गए,
खुद ही एक इमरान खान साहब की हुकूमत ने पहले कहा था कि मैं IMF जाने नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। फिर एक सब स्टैंडर्ड IMF प्रोग्राम तय किया जो आवाम दुश्मन प्रोग्राम था, इन द सेंस के सारा लोड आवाम पे था, और ये आवाज़ उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी ने भी उस टाइम टीम ने भी उठाई, तो उन फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को घर भेज दिया गया। उसके बाद हमने इनके 4 वज़ीर ख़जाना बदलते हुए देखे और हमने ये देखा कि IMF का प्रोग्राम जो खुद तय किया हुआ था वो कभी रुकता था, कभी चलता था, ये खुद शराइत पूरी नहीं कर सक रहे थे। और आखिर में सोने पे सुहागा जब नज़र आ गया कि कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने उस टाइम पे खुद अपने किए हुए वादे तोड़कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। और हमें फिर इन्हीं का हमें जिम्मेदारी दिखाते हुए, हमारी हुकूमत के लिए भी बड़ा आसान था कि हम इनकी तरह आके हम बिल्कुल परवाह न करते कि IMF प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता, मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है कि नहीं होता, और हम भी इसी तरह गैर जिम्मेदाराना हम इकदामात ले लेते हैं। मगर हमने फ़ौरन IMF को री एंगेज किया, इस चीज़ के बावजूद कि इन्हीं का किया हुआ प्रोग्राम हमें चलाना पड़ा है, एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम। मगर उस टाइम पे ये हमारी मजबूरी थी, ज़रूरत थी। तो हमने पिछले साल सवा साल में वो इस्लाहात किए, वो इकदामात IMF के प्रोग्राम में हमने उठाए हैं, जिसकी एक सियासी कॉस्ट भी अदा करना पड़ी है। मगर वो कॉस्ट हमने इसलिए अदा की है क्योंकि हमें पता है कि ये रियासत की ज़रूरत है, हमें पता है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, हमें पता है कि हमें फैसले सिर्फ शॉर्ट टर्म देख के नहीं बल्कि मीडियम और लॉन्ग टर्म देख के भी करने हैं। तो इस वजह से हमने वो इकदामात उठाए जो आम तौर पे एक प्रोग्राम में 2 या 3 सालों में उठाने पड़ते हैं, हमें बहुत कम मुद्दत में उठाने पड़े हैं। मगर आप इसके नताइज देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम हो गया है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमने ये भी साथ लेके चलनी है। तो आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का अमल मुकम्मल भी होगा और वापस हम सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ में आएंगे। और ख़ास तौर पर आपको इस बजट में उन मेजर्स की अक्कासी नज़र आएगी जो मेजर्स रिक्वायर्ड हैं कि जो हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें, जिसमें हम वो सेक्टर्स भी बढ़ाएं जिनसे हम एक्सपोर्ट्स से डॉलर्स कमाते हैं। IT के सेक्टर में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि बड़ा एक एम्फेसिस होगा कि IT एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। इसी तरह आप देखेंगे कि हम टैक्स नेट को वाइडन करने के लिए आप मेजर्स देखेंगे, यूथ से रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखेंगे। ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि यूथ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इसमें शामिल हैं। तो हमने वो तरजीहात भी शामिल की हुई हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2017 में करना चाह रही थी। हमने उस टाइम भी मईशत को स्टेबलाइज किया था, एक ग्रोथ पाथ पे डाला हुआ था, महंगाई कम थी, ग्रोथ थी और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के सफ़र हमने शुरू कर दिया था। हमने वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सफ़र शुरू कर दिया था जो हमारी मुल्क की ज़रूरत है। आप फिर से देखेंगे कि अब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बाद इस बजट के अंदर उसकी अक्कासी नजर आएगी। चलें, आप जो चीज़ें आप कर चुके हैं और जो चीज़ करने का इरादा रखते हैं वो तो आप बड़ी तफसील से हमें बता रहे हैं। साथ ही रहिएगा हमारे साथ। शाहिद हबीब साहब भी मुआशी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं।